नेपाल ने अपना नक्शा, अपना मैप बदल बदल दिया है और अब पार्लियामेंट में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। क्या होगा इसके इम्प्लीकेशंस भारत और नेपाल के रिलेशंस में, इस पर बात करने के लिए आज तक के साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर रंजीत रे, जो हमारे राजदूत रह चुके हैं नेपाल में। एम्बेसडर रे, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, जो माहौल बन चुका है, प्रधानमंत्री ओली ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में भारत के लिए बोला और जिस तरीके से एक बहुत हार्ड स्टैंड ले लिया है नेपाल ने, आपको क्या लगता है कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नजर आ रहा है नियर फ्यूचर में? देखिए, अभी तो समस्या काफी कठिन है और मुझे लगता है कि इसका समाधान और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि नेपाल जो है न केवल नक्शा बदला है उन्होंने अपने देश का, एक संविधान संशोधन भी वो ला रहे हैं। तो इससे लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि ये जो वो लोग कहते हैं विवादित इलाका है, कि ये पूरा जो है पूरे का पूरा 350 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया बताते हैं वो नेपाल का है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि वहां से जिस तरह की टिप्पणी हो रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री संसद में अपने वक्तव्य दे रहे हैं, तो उससे ये नहीं लगता कि वो लोग इस समस्या का शीघ्र समाधान चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस समस्या को वो अपने ही देश में एक भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावना बढ़ा रहे हैं। और वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी कुछ अंदरूनी कठिनाइयां हैं अपनी पार्टी के अंतर्गत। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि तुरंत वार्ता होगी। पर ये मैं कहना चाहूंगा कि इसका समाधान तो वार्ता के ही माध्यम से हो सकता है, और तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है। आपने राष्ट्रवादी भावनाओं की बात की, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि वहां के ऑपोजिशन केपी ओली को लेकर काफी क्रिटिकल है, काफी क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस एक मामले को लेकर अगर आप देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ओली गवर्नमेंट का साथ दिया पार्लियामेंट में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो संशोधन ला रहे हैं वो पास हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं नेशनलिज्म हैज ओवरटेकन पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन नेपाल। देखिए, जहां तक अपनी मातृभूमि की जमीन का सवाल होता है, तो ये बहुत इमोशनल इशू होता है, और ये इस तरह का इशू है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी देश में है इसके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहा ये हमारी जमीन है और हम इसे वापस लेंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी परिस्थिति में नहीं थी कि इसकी वो खिलाफत करे, इसके वो अगेंस्ट में जाए। क्योंकि अगर वो इसके खिलाफ बोलते या खड़े होते तो उनका जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल एक जो उनकी स्टैंडिंग है उस कंट्री में, वो काफी हद तक समाप्त हो जाती। तो ये हमें समझना होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा अचंभा हुआ और अच्छा भी नहीं लगा कि जिस तरह भाषण ओली जी ने पार्लियामेंट में दिया, तो भारत को कहा कि भारतीय वायरस जो है सबसे खराब है, चीन से भी बढ़ के है, और हमारे नेशनल एम्ब्लम सत्यमेव जयते के बारे में कहा ये सत्यमेव जयते है कि सिंहमेव जयते है। तो इस तरह के जो भाषण उन्होंने दिया, इसका किसी ने भी वहां पे विरोध नहीं किया। तो ना कि किसी ने भी, कोई कांग्रेस पार्टी में जिससे हमारे बहुत पुराने, हमारी तो फ्रीडम स्ट्रगल से उनके साथ रिलेशनशिप है, ये या जो मधेसी पार्टीज हैं या इवन कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे कमी किसकी तरफ से? कमी भारत की तरफ से नहीं है कि उन लोगों ने कि वो आउटरीच जो करना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो नहीं किया? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें अपना एंगेजमेंट जो है नेपाल में हर तबके के साथ, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यूथ लीडर्स हो, सबके साथ बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी परिस्थिति जहां पे इस तरह के भाषण हो और कोई भी इसके खिलाफ ना बोले या कोई भी भारत के पक्ष में ना बोले, ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। कहीं अगर आप देखें जो लार्जर पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हर कोई एनालिस्ट और आपके जैसे डिप्लोमैट्स बोलते हैं, वो है चीन का हाथ।
कि चीन का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मामले को और गंभीर बनाने में। लेकिन बस चीन का हाथ नहीं कह सकते हैं। अगर आप इंटरनली भारत की तरफ देखें, तो जो स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से आ रहे हैं वो भी काफी सीरियस है, और नेपाल के लिए काफी कंडेमनेबल था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ओली ने काफी क्रिटिसाइज किया। यूपी चीफ मिनिस्टर की बात कर ले, योगी आदित्यनाथ ने जो कंपैरिजन किया है तिब्बत के साथ नेपाल का, कहा कि चीन वही करेगा नेपाल के साथ जो उन्होंने तिब्बत के साथ किया। वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए भी थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो गया है, और नेपाल ने इसको अपने पार्लियामेंट में उठाया है। ये बड़ी बात है। देखिए, दो चीजें कहना चाहूंगा। जहां तक चीन का रोल है, तो चीन का रोल तो काफी तेजी से बढ़ा है नेपाल में, और ये न केवल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स या जो रेल मार्ग वगैरह बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो नेपाल के इंटरनल पॉलिटिकल मामले हैं उसमें चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा है। चाहे जो यूनिफिकेशन, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज एक बनी, माओइस्ट और यूएमएल, इसमें चीन का बड़ा हाथ था। या अभी देखा हमने कि जब ओली जी को काफी समस्या हो रही थी अंदरूनी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत, तो किस तरह चीन के राजदूत ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया ओली जी की सरकार बचाने में। तो क्लियरली चीन का पॉलिटिकल प्रभाव तो नेपाल में काफी हद तक बढ़ रहा है। पर ये जो बाउंड्री वाला इशू है, इस पे चीन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो इशू है ये नेपाल और भारत का बायलैटरल इशू है और उनको इसका समाधान निकालना होगा। जहां तक कि हमारे यहाँ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपने उनका जिक्र किया, मुझे लगता है कि देखिए, नेपाल जो है भारत का एक बहुत मित्र देश है, हमारा नेबर है, और बहुत हमारे गहरे संबंध है नेपाल के साथ। नेपाल जो हमारे लिए, नेपाल पाकिस्तान जैसा नहीं है, नेपाल तो हमारा मित्र है और छोटा सा देश है, और इतनी हमारी सिमिलैरिटीज हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, और हमारा मीडिया या जिस तरह के कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो आए हैं, जो परिस्थिति को और बिगाड़ते हैं, ऐसे नहीं आने चाहिए। अभी के समय में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्वाइट डिप्लोमेसी है, वो काम करने की बात है इनफॉर्मल चैनल से, दूसरी चैनल से, ना कि हम ऐसे वक्तव्य दें जिससे नेपाल चिढ़ जाए। और मैं ये समझता हूं कि नेपाल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन उठाकर बात ही कर लेना चाहिए था प्रधानमंत्री ओली के साथ, ताकि मैटर्स डीएस्केलेट हो जाते? और दूसरी बात, जो यूनिलैटरल डिसीजंस ले रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, मैप को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है नेपाल ने। अगर बातचीत भी हो जाती है नेपाल और भारत के बीच में, तो फिर क्या नेपाल वापस जाएगा अपने पार्लियामेंट और संशोधन फिर से लाएगा अपने संविधान में, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे रियलिटीज को, और बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होने पर जो रियल डिमार्केशन होगा उसको? देखिए, ये इशू अब एक हद से बढ़ चुका है। अगर आप 2-1 महीने पहले की बात करती, तो शायद अगर हमारे प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करते, तो मुझे तो वैसे नहीं लगता कि इसमें कुछ समाधान होता, क्योंकि मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये डिसाइड कर लिया था कि इस इशू को वो आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस इशू को एक भारत विरोधी राष्ट्रवाद की भावना भड़काने से उनकी अपनी परिस्थिति जो नेकापा में है वो मजबूत होती, और जो इनका इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कोविड में नहीं कर पाए, इकोनॉमी बहुत खराब है, भ्रष्टाचार बहुत है, तो इस इशू से डाइवर्ट उन्होंने करा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी हाई लेवल पॉलिटिकल बातचीत से वो इस रास्ते से हट जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है एक दफे जब संविधान संशोधन हो गया है, तो इसको लौटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आगे आने वाली सरकारें जो हैं वो किस बात पे निगोशिएट करेंगी। वो लोग अग्री, मतलब हमसे सहमत होंगे अगर हम उनको ये प्रूव करेंगे कि ये हमारा भी इलाका है, हमारी टेरिटरी है, तो वो क्या वापस दे पाएंगे? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो ऑपोजिशन में होगा उस वक्त नेपाल में, वो राष्ट्रवाद का नारा लगाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट है संविधान संशोधन का, उससे ये समस्या और जटिल हो गई है और मुश्किल है इसका समाधान।
मुश्किल है समाधान, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा थोड़ा टोन डाउन करने की जरूरत है, ना केवल हमारे पॉलिटिशियंस को, मीडिया को भी, जर्नलिस्ट को भी और सिविल सोसाइटी को भी, और एंगेजमेंट जैसे आपने कहा कि बहुत बहुत जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट तो नजर आए और समाधान कहीं आसपास नजर तो आए, दिखे तो सही कि भारत और नेपाल मैप के इशू को लेकर अपने रिश्तों को और खराब नहीं करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद।